हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का विद्या मंदिर क्लासेस की ओर से इस मास्टर क्लास में स्वागत है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो फॉर्म के बारे में। हेलो फॉर्म तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मतलब कि मीथेन होता है उसके ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हेलो फॉर्म्स। हेलो फॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब आप समझते ही होंगे कि मीथेन है, मीथेन में से आप हाइड्रोजन को हटाते जाइए और उसकी जगह हेलोजन लगाते जाइए। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब होगा 3 हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पर 3 हेलोजन को लगा देना है। तो हेलो फॉर्म्स आर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला आप जानते ही हो, CH4 होता है। तो CH4 में से अगर आप 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 हेलोजन ग्रुप लगाएंगे तो फॉर्मूला बनता है बेटा CHX3। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CHX3, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें हम यूजुअली बात करते हैं CHCl3 के बारे में, CHBr3 के बारे में और CHI3 के बारे में। CHCl3 जिसका नाम होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म, CHBr3 जिसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म और CHI3 आपको आइडिया लग गया होगा कि CHI3 का नाम होगा आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो होते हैं ये लिक्विड्स होते हैं, ये दोनों लिक्विड्स होते हैं। और आयोडोफॉर्म जो होता है वो एक येलो कलर का सॉलिड होता है, येलो कलर का सॉलिड होता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि क्लोरोफॉर्म जो होता है एक एनेस्थेटिक होता है, लोगों को बेहोश करने के काम में आता है। तो एक एनेस्थेसिया की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, एक एनेस्थेटिक सब्सटेंस होता है। तो ये क्लोरोफॉर्म होता है जो कि कलरलेस लिक्विड होता है सिंपली। ब्रोमोफॉर्म ये भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है और लेकिन आयोडोफॉर्म जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है और इसका कलर होता है येलो। तो ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हेलो फॉर्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं हम, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हेलो फॉर्म का प्रिपरेशन कैसे होता है बच्चों। इस हेलो फॉर्म का प्रिपरेशन कैसे होता है। अब प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है दैट इज हेलो सब फॉर्म रिएक्शन। कंपटीशन के हिसाब से भी ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड में पाई जाती है? सबसे पहली बात तो कि दिस रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। दिस रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। दिस रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड है, उस कार्बोनिल कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइलेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। या फिर ऐसा कंपाउंड हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, तो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का होना कंपलसरी है, ये हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, ध्यान रखना, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। और बगल वाला जो ग्रुप है वो CH3 होना चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। इस बात की ध्यान में रखना आप यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जरूरी नहीं है कि OH ग्रुप ही हो, यहाँ पर कोई हेलोजन ग्रुप भी लगा हो सकता है, तब भी ये रिएक्शन हो सकती है। तो फिर से वही चीज की यहाँ पर एक कंपलसरी है कि इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद और कैसे कंपाउंड हो सकते हैं? ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अच्छा लिविंग ग्रुप OTS, टॉसिलेट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कंपाउंड भी इस रिएक्शन को दे सकता है। तो ऐसे कंपाउंड के अंदर ये रिएक्शन होगी। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि ये जो लिविंग ग्रुप जैसे OH लिविंग ग्रुप लगा हुआ है या हेलोजन लिविंग ग्रुप लगा हुआ है या टॉसिलेट लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो जिस कार्बन से लगा होगा उसके पास हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए और साथ में वहां पर उस कार्बन से CH3 ग्रुप जरूर लगा होना चाहिए।
क्योंकि एक्चुअल में ये जो CH3 ग्रुप है इसी का ही यहाँ पर हेलो फॉर्म बनने वाला है, इसी से ही CH को हम फॉर्म करने वाले हैं। आप देख सकते हो इन सब में ये CH3 वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर कॉमन है, ये तो सब में आएगा ही आएगा। अगर ये नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ पर जरूर आएगा। तो ऐसे कंपाउंड के अंदर हेलो फॉर्म रिएक्शन होने वाली है। अब हेलो फॉर्म रिएक्शन होने के लिए कौन कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ती है? तो बच्चों इसके लिए जो रिएजेंट्स की जरूरत पड़ती है वो रिएजेंट्स होते हैं NaOH प्लस H2। NaOH के साथ हेलोजन जैसे Cl2 ले लिया, Br2 ले लिया या फिर I2 ले लिया। NaOH प्लस H2 को आप NaOX भी लिख सकते हो, NaOX भी लिख सकते हो। तो सोडियम हाइपोहेलाइट जो होता है इसको भी आप यहाँ पर सेकेंड रिएजेंट के तौर पर यूज कर सकते हो। थर्ड रिएजेंट इसका होता है बच्चों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O, ये भी आप इसमें यूज कर सकते हो। और इसका फोर्थ रिएजेंट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन। इस गैस को भी आप यहाँ पर रिएजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। इन चारों ही रिएजेंट से सेम रिएक्शन होने वाली है। और इसमें बनता क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों इसमें एक तो होता है प्रोडक्ट हेलो फॉर्म। इसका एक प्रोडक्ट तो क्या बनता है बच्चों, हेलो फॉर्म होता है। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो ये मान लो कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। पहला प्रोडक्ट तो बनता है बेटा हेलो फॉर्म और दूसरा प्रोडक्ट इसका बाई प्रोडक्ट बनता है एसिड सॉल्ट। मतलब कि जैसे मान लो अगर आप सोडियम यूज कर रहे हो तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, या फिर अगर आप कैल्शियम को यूज कर रहे हो तो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हो कॉन्जुगेट आयन ऑफ एसिड, आप ये कह सकते हो कॉन्जुगेट आयन ऑफ एसिड, वो बनके तैयार होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से जिससे आपको आइडिया हो। जैसे ये कंपाउंड है अपने पास CH3COCH3, इसका नाम तो सभी बच्चों को पता है ना, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन होता है। अब इसमें मैंने रिएजेंट यूज कर लिया बच्चों NaOH प्लस H2, इस रिएजेंट को यहाँ पर यूज किया। इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, अब मैंने बताया था कि भाई एसिड जो है इसका कॉन्जुगेट आयन बनना है तो CH3CO माइनस Na प्लस। एक चीज तो इसमें ये बन गई, देखो CH3CO माइनस एसिड का कॉन्जुगेट आयन क्या हो गया, CH3CO माइनस हो गया। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या बनने वाली है बच्चों, इससे बनेगा हेलो फॉर्म CHX3, ये हेलो फॉर्म बनके तैयार होगा। तो बन गया ना हेलो फॉर्म और कॉन्जुगेट आयन ऑफ एसिड। अब ध्यान देना कि ये मैकेनिज्म कैसे होती है, ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं, इसकी मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमको क्या करना होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3COCH3 लिख रखा है, चलो अच्छी बात है, ये अपने पास था एसीटोन, इसको मैं CH3COCH3 कैसे लिखता हूँ, CH3COCH2H। ठीक है जी। अब ये अपने पास NaOH है, NaOH को लिख सकते हैं अपन Na प्लस और OH माइनस, आयनिक कंपाउंड होता है। सबसे पहला काम होगा कि आपको पता है कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम बेस से कराते हैं और ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, अगर कार्बोनिल ग्रुप के, आपने देखा कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो क्या होता है, बेस का अटैक सबसे पहले उसी पर होता है। जैसे आपने इनॉल का फॉर्मेशन किया होगा, ये कीटो ग्रुप ही तो है एक्चुअल में, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म टाइप की होती है। तो उसी तरह की हम बात कर रहे हैं कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले बेस का जो अटैक होगा, सबसे पहले बच्चों बेस का जो अटैक होगा वो इस एसिडिक हाइड्रोजन पर होने वाला है। बेस अगर इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो यहाँ से H2 निकलेगा और H2 के निकलने के बाद क्या बनेगा, बेस का अटैक, इस OH माइनस का अटैक जैसे ही इस हाइड्रोजन पे होगा तो H2 यहाँ से लीव करेगा और लीव करते क्या बनेगा, लीव करते बच्चों बनने वाला यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O और CH2 माइनस। एग्री करते हो इस बात में? अब इसके बाद क्या करना है, अब अपने पास था हेलोजन H2,
ठीक है। CH3CO CH2 माइनस एक पोलर कंपाउंड हो गया। अब जैसे ये पोलर कंपाउंड के ऊपर X2 की रिएक्शन कराओगे तो इसके अंदर एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, पार्शियल पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, और हेलोजन पर, एक हेलोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। आपने पढ़ा है ना कि जब हम पोलर मॉलिक्यूल के साथ में नॉन पोलर मॉलिक्यूल रखते हैं तो नॉन पोलर के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। तो वैसे ही काम यहाँ पर हुआ है कि ये मॉलिक्यूल बेटा पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन X2 से कराई तो पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आते ही इसके अंदर भी पार्शियल पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। अब पोलैरिटी इंड्यूस हुई तो क्या करना है अपने को कि ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो, तो ये नेगेटिव चार्ज इस हेलोजन पे अटैक करेगा जो इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो जिससे क्या होगा कि इन दोनों के बीच का यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से X माइनस निकल जाएगा। ठीक है जी। तो क्या होने वाला है, जो यहाँ पर सोडियम प्लस ऊपर आप देख पा रहे हो, ये सोडियम प्लस यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, ये सोडियम प्लस है, ये सोडियम प्लस यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन हेलोजन ये निकल करके बनेगा बच्चों यहाँ पर NaX। तो यहाँ से तो बन जाएगा NaX, इसको आप कर दीजिए माइनस, और क्या होगा ये CH2 माइनस पर हेलोजन आकर के लगेगा तो क्या बनने वाला है, CH2 माइनस पर जैसे ही हेलोजन आकर के लगेगा तो बनेगा CH3CO CH2X, ये बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब समझ के चलिए, अब फिर से आप रिएक्शन कराइए NaOH के साथ X2 की रिएक्शन कराइए फिर से। तो पहले मैं Na प्लस OH माइनस ले लेता हूँ। अब Na प्लस OH माइनस को मैं यहाँ पर जब यूज करता हूँ तो फिर सोचिए कि फिर से यहाँ पर उसके पास इस CO ग्रुप के अल्फा कार्बन पर, CO ग्रुप के अल्फा कार्बन पर फिर से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अब तो ये हाइड्रोजन और एसिडिक हो गया क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी -I नेचर होती है, -I स्ट्रेंथ वाला ग्रुप है ये। तो इस -I ग्रुप के लगे होने के कारण इस हाइड्रोजन की यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ गई, ये हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर और बढ़ गई। उसकी वजह से क्या होगा, अब तो OH माइनस का अटैक कराना और आसान होगा और रिएक्शन फास्टली होगी। तो फिर से OH माइनस का अटैक इस हाइड्रोजन पे होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, तो फिर से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फिर आप हेलोजन X2 से रिएक्शन करोगे तो सिंपली मैं बता देता हूँ कि फिर NaOH और X2 से रिएक्शन करोगे तो क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है बच्चों CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका था, और इस पे CH, और अब की बार 2 हेलोजन आकर के लग जाए, एक और हेलोजन आकर के लग जाएगा। ये एक हेलोजन पहले से ही था और रिएक्शन होकर के एक H हटा और उस H की जगह पर हेलोजन आकर के लग गया। अब फिर सोचिए क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि अब इसकी रिएक्शन फिर से आप NaOH से कराओगे, Na प्लस OH माइनस से कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ X2। तो फिर से वही काम होने वाला है कि ये जो OH माइनस है इस H पे अटैक करेगा, ये OH माइनस इस H पे अटैक करने वाला है, अटैक करके यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज वाला जो ग्रुप है वो इस पे अटैक करेगा, इस वाले हेलोजन पे, और यहाँ से इस हेलोजन को लीव कराएगा। ठीक है ना। तो फिर से वही चीज यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर एक और ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप, तो ये हो जाएगा CH3COX3, ये ग्रुप आकर के लग गया है। ठीक है। अब तक तो ये सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा था कि इनॉल वाली मैकेनिज्म से काम हो रहा था, इनोलेट आयन बनाया सबसे पहले आपने कि भाई जब भी कार्बोनिल कंपाउंड पर हम बेस का अटैक कराते हैं तो पहले इनोलेट आयन बनता है। बेटा इसका नाम लिख सकते हो आप, इनोलेट आयन, इसका नाम होता है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन बनेगा और वो इनोलेट आयन X2 पर अटैक करेगा, उसमें पोलैरिटी इंड्यूस करेगा और पोलैरिटी इंड्यूस करके ये प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, सबसे पहले ये बनेगा। अब सोचिए कि अगर फिर से सेकंड मोल की रिएक्शन करा दोगे तो फिर एक और हेलोजन लग जाएगा यहाँ पर, और तीसरे मोल की फिर रिएक्शन करोगे तो फिर से यहाँ पर एक और हेलोजन आकर के लगेगा। अब आगे करते हैं। अब फिर हम अटैक कराते हैं Na प्लस और OH माइनस का, फिर से हम NaOH की रिएक्शन कराते हैं। ये क्या करेगा फिर से यहाँ पर, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहाँ पर ये बेस की तरह काम नहीं करेगा, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा है, इस कार्बन के ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा है। तो अब इसका काम क्या होगा, बेस की तरह काम करना, इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना होगा। आपको पता है ना, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है जो कि फास्टर होती है। आपको मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बताया था कि एसिड बेस की रिएक्शंस फास्टर होती हैं और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस उसके कंपैरिजन में स्लोअर होती हैं।
तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इस OH माइनस का अटैक कराना है इस वाले कार्बन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो C पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, O पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो बन गया ना कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस कार्बन पर अटैक होगा इसका, तो पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक हुआ OH माइनस का। अब देखो क्या बनने वाला है, CH3CO माइनस, ठीक है जी। OH ग्रुप यहाँ करके लग गया, और ये अपने पास जो 3 हेलोजन थे, ये 3 हेलोजन यहाँ पर लग गए कार्बन के ऊपर एज इट इज। अब क्या होता है कि O माइनस जो होता है इसका जेड इफेक्टिव कम होता है, और CH3 माइनस जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसका जेड इफेक्टिव कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए इस बॉन्ड की तरफ, और CH3 माइनस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से CH3 माइनस आयन जो है वो लीव कर जाएगा, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इसके लिए यहाँ पर करने पर क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की, तो बच्चों क्या होगा, ये CH3C, ये OH एज इट इज, नीचे डबल बॉन्ड O आएगा, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, CH3 माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक लॉजिकली बात देखो, CH3COH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और CH3 माइनस क्या है, CHX3 जो एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान रखना, अगर ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके साथ अगर किसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन है, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड अपने H+ को वीक एसिड के कॉन्जुगेट आयन को ट्रांसफर कर देता है, मतलब इन दोनों के बीच प्रोटॉन ट्रांसफर होगा बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा क्या करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक एसिड के कॉन्जुगेट आयन को H+ को ट्रांसफर कर देता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होने वाला है। अब यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफर होने वाला है, अब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, अब ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस, CH3CO माइनस, और यहाँ पर CHX3 बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भाई सोडियम प्लस जो था बार बार हम यूज कर रहे थे, तो वो यहाँ पर सोडियम प्लस तो बचा रह गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने रिएक्शन कराई तो पहले एक NaX यहाँ से बाहर निकला, अब सेकंड टाइम रिएक्शन करोगे तो फिर से एक NaX यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पर रिएक्शन करोगे तो एक NaX फिर यहाँ से तीसरे स्टेप में बाहर निकलेगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ Na+ तो बचा रह जाएगा ना इस वाले में, इसमें तो Na+ बचा रह जाएगा, और यही Na+ जो था इस कॉन्जुगेट आयन के साथ जुड़ करके Na+ आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये सोडियम सॉल्ट बनके तैयार होगा। तो क्या होगा, CHX3 हेलोफॉर्म बन गया प्लस सोडियम एसिटेट बनके तैयार होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर रिएक्शंस करनी है आपको, तो ये इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ध्यान दो इसके अंदर क्या हुआ है। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा था, इसके अंदर देखो ये CH3 वाला पार्ट होना जरूरी था। अब सोचो कि ये CH3 वाला पार्ट नहीं होता तो क्या होता, क्या यहाँ पर ये CHX3 का फॉर्मेशन हो सकता था? नहीं, क्योंकि यहीं पर ही तो 3 हाइड्रोजन हटके 3 हेलोजन लगे हैं, और 3 हाइड्रोजन हटके 3 हेलोजन लगे हैं, तभी तो यहाँ हेलोफॉर्म बन पाया है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन CH3 ग्रुप का होना कंपलसरी था, ये बात ध्यान रखना। और कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, जैसे कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हमने रिएक्शन को कराया है तो वैसे काम किया है। तो इसके अंदर एक्चुअली बेटा क्या होता है, 4 मोल, आप देखो यहाँ पर कितने NaOH यहाँ पर काम आए हैं। मैं आपसे कहूँ देखो, एक NaOH तो यहाँ काम आया है, ये NaOH काम आ गया, एक NaOH देखो यहाँ पर काम आया है, एक NaOH यहाँ पर काम आया है, और एक NaOH यहाँ पर काम आया है। तो यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट तो NaOH के काम आए हैं। और X2 कितना काम आया देखो, एक X2 देखो यहाँ पर काम आया है, एक मोल X2 का यहाँ पर यूज हुआ है, एक मोल X2 का देखो यहाँ पर यूज हुआ है। तो इस पूरी रिएक्शन को लिखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर बेटा 4 मोल तो NaOH के काम आएंगे, और 3 मोल यहाँ पर X2 के काम आएंगे। 4 मोल NaOH काम आएगा, और यहाँ पर 3 मोल X2 के यूज होंगे, और बनेगा क्या, सोडियम का, मतलब सोडियम सॉल्ट बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और CHX3 बन के आएगा। तो ये ध्यान रखना। और थोड़ा सा आप इसमें लिख भी सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हो, कॉन्जुगेट आयन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉन्जुगेट आयन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उस कॉन्जुगेट आयन के साथ कैटायन कौन सा लगेगा, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा यहाँ पर बेस का कौन सा कैटायन आपने यूज किया है। अगर कैल्शियम यूज करोगे तो कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, अगर आप सोडियम यूज करोगे तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आपसे कहा जाए कि भाई CH3CO, ये कंपाउंड था CH3CO CH2CH3, इसकी रिएक्शन करनी है अपने को NaOH और H2 के साथ। अब मैं इसकी जगह रिएक्शन करा देता हूं, मान लीजिए CaOCl2 प्लस H2O के साथ, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा। अब सिंपली देखो लॉजिकली काम करना है अपने को, तो क्या करना है, देखो CO ग्रुप के पास जो CH3 ग्रुप है, आप इसको इस तरह से बांट देना ऐसे करके, और इसका यहाँ पर बना देना हेलो फॉर्म। इसका तो बन गया बच्चों हेलो फॉर्म CHX3, और इसका बना देना सोडियम सॉल्ट। सोडियम नहीं, यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट बनेगा क्योंकि कैल्शियम आयन को यूज किया है आपने। तो इसका तो बन गया हेलो फॉर्म और इसका बनेगा कैल्शियम सॉल्ट। तो देखो प्रोडक्ट में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। तो प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रहा हूं मैं CHX3। अब देखो Cl आपने यूज किया था, क्लोरीन को यूज किया था, तो CHCl3 बनेगा, और यहाँ पर CH3CH2CO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम सॉल्ट, ये बनेगा यहाँ पर। इसको बोलेंगे अपन यहाँ पर कैल्शियम प्रोपियोनेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट नाम होगा इसका, या कैल्शियम प्रोपेनोएट, ये इसका IUPAC नेम होगा। और अगर कॉमन नेम की बात करो तो कैल्शियम प्रोपियोनेट होता है इसका नाम। ये बन के तैयार होगा। अब सोच के चलोगे, जैसे मान लो ये है आपके पास CH3CH2CO CH2CH3, क्या इसकी यहाँ पर एलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी NaOH प्लस H2 के साथ? क्या यहाँ पर NaOH प्लस H2 के साथ एलोफॉर्म रिएक्शन होगी? अब देखो ना तो यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ना ही यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। मैंने कहा था कि CO ग्रुप के अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, उसी से CHX3 बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, आप लिखोगे नो हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर CO ग्रुप के अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, 3 हाइड्रोजन नहीं लगे हुए हैं। 3 हाइड्रोजन हटेंगे तभी तो वहां पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया जाए कि CH3CHOH और ये CH3, ये कैसे रिएक्शन करेगा? तो सबसे पहला काम होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कहूँ कि इस रिएक्शन के अंदर 5 मोल्स तो NaOH के काम आते हैं बच्चों, और 4 मोल यहाँ पर हेलोजन के यूज होते हैं, H2 के यूज होते हैं। इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CHX3, और यहाँ पर मिलेगा आपको CH3COO माइनस Na+, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जरा देखो इसकी क्या मैकेनिज्म होती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि यहाँ पर ये जो अपने पास CH3CHO3 है, इसको आप ऐसे लिखिए CH3CHOH CH3। ये NaOH जो आप देख रहे हो, इस NaOH को मैंने लिख दिया Na+OH-। ठीक है। इस हाइड्रोजन का क्या यूज होगा? मैंने आपको कहा था ना कि OH ग्रुप जहां लगा हो उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए कंपलसरी। ये CH3 ग्रुप से तो एलोफॉर्म बनेगा, चाहो तो इससे बना लो चाहे इससे बना लो, दोनों ही काम में लेने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन होना भी कंपलसरी है, एल्कोहल के केस में आपको बताया था। कार्बोनिल कंपाउंड में तो कैसे हो सकता है? तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले ये OH माइनस आयन जो है इस वाले H पे अटैक करेगा। देखो यहाँ पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जब इस H पे अटैक करेगा तो यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से बनेगा बच्चों CH3CO माइनस, और ये H और ये CH3। अब इसकी रिएक्शन होगी H2 के साथ, इसमें पार्शियल पोलैरिटी डेवलप होगी, क्योंकि ये आपके पास जो कंपाउंड है जो इंटरमीडिएट बनाए हैं दैट इज आल्सो पोलर। तो मैंने आपको बताया था कि पोलर कंपाउंड के साथ नॉन पोलर कंपाउंड आ जाए
तो वहां पोलैरिटी, पार्शियल पोलैरिटी इंड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल पोलैरिटी जब इंड्यूस होगी तो कैसे होगी, ध्यान से देखना कि ये जो आपके पास ग्रुप था भाई, O माइनस का जेड इफेक्टिव कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से फिर यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब ये जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, यही हाइड्रोजन अटैक करता है इस वाले हेलोजन पे, और यहां से हेलोजन लीव कर जाता है, ये वाला हेलोजन। तो क्या बनने वाला है बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से ये बनने वाला है, एक तो आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। भाई O माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड पे दे दिया तो डबल बॉन्ड O हो गया, और साथ में CH3 आ गया, और ये H जो था ये X पे जाके जुड़ा तो HX बन गया, और यहाँ से X माइनस अलग हुआ और यहाँ से Na प्लस अलग हुआ तो क्या बन गया, NaX हो गया। तो यहाँ पर देखो मैं दो चीजें लिख रहा हूँ, एक तो यहाँ पर माइनस NaX कर रहा हूँ कि यहाँ का जो X माइनस था वो Na प्लस से जाके जुड़ा, NaX बन गया, और यहाँ का जो H है वो X से जाकर के जुड़ेगा तो HX बनेगा। तो एक मैं इसको माइनस कर देता हूँ, और CH3CO CH3 यहाँ पर बन के तैयार होगा, CH3CO CH3 बन के तैयार होगा। अब आप इसमें अच्छी तरह से जानते हो कि जो मैंने ये कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड की अब रिएक्शन अगर आप कर दो किसके साथ, 4 मोल NaOH, अब तो पहले वाली रिएक्शन हो गई, अब 4 मोल NaOH और 3 मोल H2 के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, CHX3 प्लस CH3CO माइनस Na प्लस। वहीं पहुंच गए ना घूम फिर के। तो मैंने यहाँ पर जो रिएक्शन स्टार्ट की थी बच्चों, उसमें 5 मोल NaOH और 4 मोल H2 क्यों लिखा था, तो वो मैंने इसलिए लिखा था कि देखो यहाँ पर 1 मोल NaOH और 1 मोल H2 यहाँ पर एक्स्ट्रा काम में आया है, तो टोटल यहाँ पर क्या होगा, 5 मोल्स NaOH के काम आएंगे, देखो 4 मोल NaOH यहाँ पर काम आ गए और 1 मोल NaOH यहाँ पर काम आ गया, तो टोटल 5 मोल NaOH के काम आएंगे, और 3 मोल H2 यहाँ काम आए हैं और 1 मोल H2 देखो यहाँ पर काम आया है, तो टोटल यहाँ पर 4 मोल H2 के यूज होंगे। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट को फॉर्म करना होता है, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो वो हाइड्रोजन हट करके इस X की तरफ कैसे जाएगा, तो यहाँ इस हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। और ये फिर इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, CH3 ग्रुप लगा होना चाहिए, क्योंकि उससे ही यहाँ पर हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, उससे ही हेलो फॉर्म का प्रिपरेशन होने वाला है। क्लियर सभी को? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं PHCOCH3, अब इसकी रिएक्शन कराता हूं बच्चों NaOI के साथ, सोडियम हाइपोहेलाइट। तो आपको लिखवाया था मैंने NaOX या फिर NaOH प्लस H2, दोनों से सेम टाइप की रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सिंपली देखो ये जो है यहाँ से तो 3 हाइड्रोजन मिलने वाले हैं नहीं, मैंने कहा था ना CO ग्रुप के अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो हेलो फॉर्म बनेगा, देखो यहाँ से बनेगा हेलो फॉर्म और इसका बनेगा सोडियम सॉल्ट। तो ध्यान से देखना, इसका कर देना है अपने को, इसका तो बना देना हेलो फॉर्म और इसका बना देना है सोडियम सॉल्ट। तो क्या करोगे, इसमें कंपाउंड बन जाएगा PHCOO माइनस Na प्लस, और ये बनेगा प्लस CH3, ये होगा आयोडो फॉर्म, इसको बोलते हैं बच्चों आयोडो फॉर्म। अब सोचो PHCOCH2CH3, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने NaOI के साथ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, PHCOCH2CH3, इसकी रिएक्शन कराई मैंने NaOI के साथ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो आपको पता है ना कि भाई CO ग्रुप के अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, अब यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन होगा तो समझ में आती है बात। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए थे, जो कि दोनों साइड में से कहीं नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर बच्चों हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे बच्चों हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है जी। अब इसके बाद देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपको कराना है CH3C डबल बॉन्ड O और मैंने ले लिया यहाँ पर CH2
Cl, चलो थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2 CO CH2Cl। अब मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं NaOCl के साथ, बताओ क्या बनेगा। अब भाई सबसे पहले देखो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो बेटा इस साइड तो नहीं है तो काम नहीं होगा। इस साइड देखो 2 ही हाइड्रोजन है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे क्लोरीन लगा हुआ है। आप जरा मैकेनिज्म को ध्यान से देखो, जब पहले स्टेप को करते हो तो पहले स्टेप में इस H को हटाने के बाद आप हेलोजन ही तो लगाते हो, CH3COCH2X। मैंने आपको बताया था कि यहाँ तो जो हाइड्रोजन होगा उसकी एसिडिक नेचर तो और ज्यादा होगी, तो यहाँ पर तो रिएक्शन और फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरे हेलोजन को, मतलब यहाँ पर तो क्या होने वाला है, यहाँ पर तो एक NaOH और एक H2 की कम जरूरत पड़ने वाली है, कि ऑलरेडी यहाँ पर एक Cl ग्रुप लगा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को निकालना तो और आसान हो जाएगा। कम यहाँ पर NaOH और H2, तो रिएक्शन किस साइड से होगी बच्चों, इस साइड से यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है, इस साइड से यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। इसको आप ऐसे बांट दीजिए, तो लेफ्ट साइड इसका बना देना आप सोडियम सॉल्ट, लेफ्ट साइड का, तो देखना क्या बनेगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये Cl तो पहले से आ ही रहा है, अब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इससे बनेगा क्लोरोफॉर्म। वही चीज है कि फिर यहाँ पर एक और हाइड्रोजन हटेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, 3 Cl आकर के, एक Cl तो लगा हुआ है, 2 Cl और आकर के लगेंगे इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पर, CCl3 माइनस आयन हो जाएगा, फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ से, CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। चलिए अब बताइए इसके बाद, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है PHCOPH, इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaOCl के साथ, बताइए क्या बनेगा। क्या इस साइड से हेलोफॉर्म होगी या इस साइड से हेलोफॉर्म होगी, बताओ किधर से हेलोफॉर्म होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं नो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो फुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हेलोफॉर्म को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हेलोफॉर्म को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो पहला स्टेप होता है बच्चों, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो पहला स्टेप होता है ये यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये पहला स्टेप इसका RDS होता है। इसलिए रिएक्शन की जो रेट होती है वो हेलोजन पर डिपेंड नहीं करती है, रिएक्शन की जो रेट होती है वो हेलोजन पर डिपेंड नहीं करती है। तो इस बात को लिख देना, रेट ऑफ रिएक्शन, इस बात को लिख देना आप यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपने रेट लॉ लिखना सीखा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, तो उसमें हम रेट लॉ के अंदर जो सब्सटेंस लिखते हैं जिनकी कंसंट्रेशन की जो पावर हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जिनकी कुछ ऑर्डर होती है, उन्हीं पर रेट डिपेंड करती है। अब जब RDS अगर फर्स्ट स्टेप है, उसमें X2 काम ही नहीं आ रहा है, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजन पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। अगर आप क्लोरीन यूज करोगे तो भी वही रेट होगी, ब्रोमीन यूज करोगे तो भी वही रेट होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड नहीं करती है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने चीज आपको बताई है। और ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। ये रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, जैसे कि एस्टर हो गया,
या फिर कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, अमाइड हो गया, उनके अंदर ये रिएक्शन नहीं होती है। ऐसे कंपाउंड के अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होती है। ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड में होती है बच्चों? हेलोफॉर्म रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होती है जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड हो और साथ में कार्बोनिल ग्रुप के पास CH3 ग्रुप लगा हुआ हो, अल्फा कार्बन जो है वो उस पे 3 हाइड्रोजन हो, या फिर अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन तो हो ही, साथ में CH3 ग्रुप लगा हुआ हो। हेलोजन भी काम में ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हेलोजन यहाँ से निकलेगा और वो CHOH बन के तैयार होगा। SN2 रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर आप इस रिएक्शन को भी कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पर टॉसिलेट जो आयन होता है, तो ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे आप NaOH का अटैक कराओगे यहाँ पर, तो OH माइनस आकर के लगेगा और यहाँ से OTS लीव करेगा, तो देखो आप फिर से ही पहुंच जाओगे। तो इसमें एक एक्स्ट्रा NaOH काम में आता है। इस कंपाउंड के लिए, इस कंपाउंड के लिए, इन दोनों केस में एक एक्स्ट्रा NaOH काम आएगा एज कंपेयर टू दिस CHOH CH3। और इसके कंपैरिजन में इसमें अगर देखा जाए तो एक NaOH और एक H2 काम में आएगा एक्स्ट्रा, वो आपने देखा इसकी मैकेनिज्म से। तो ये है बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। अब जो हेलोफॉर्म होता है, हेलोफॉर्म जो होता है, इसको अगर हम देखें कि अगर इसको हम एयर में खुला छोड़ दें तो क्या होता है कि एयर में खुला छोड़ने पर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेता है और एक पॉइजनस गैस फॉस्जीन को फॉर्म करता है। तो ये जो है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो होता है, इसको जब हम एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये पॉइजनस गैस फॉस्जीन COCl2 को फॉर्म कर लेता है। ये पॉइजनस गैस फॉस्जीन फॉर्म होती है यहाँ पर, फॉस्जीन प्लस यहाँ पर बनेगा बच्चों HCl। मैं यहाँ पर मैकेनिज्म से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैकेनिज्म की मैं यहाँ पर सिंपली बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें सिंपली बस आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। तो CHCl3 हो गया प्लस हाफ O2। तो ये जो रिएक्शन होती है ये लाइट की प्रेजेंस में कैटालाइज होती है। अगर डार्क रूम नहीं है, अगर उसके अंदर सनलाइट आ सकती है, आपने क्लोरोफॉर्म के को किसी एक ऐसी बोतल में भर के रख दिया जिस बोतल के अंदर जो बोतल जो है सनलाइट के कांटेक्ट में हो, अगर उस कमरे में सनलाइट आ सकती हो तो वो उसका जो ऑक्सीडेशन होगा, एटमॉस्फेरिक एयर से जो ऑक्सीडेशन होगा वो और कैटालाइज होगा, और स्ट्रांगली होगा, और ज्यादा रेट पर होगा, और फॉस्जीन गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और ये फॉस्जीन गैस जो होती है ये पॉइजनस होती है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके प्रोटेक्शन के लिए, फॉर प्रोटेक्शन, मतलब क्लोरोफॉर्म बनाया मान लो अपने हेलोफॉर्म रिएक्शन से। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म बनते ही वो तो फटाफट से एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करते ही पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म के प्रोटेक्शन के लिए इट इज केप्ट इन डार्क रूम इनटू कलर्ड बोटल्स, जिससे कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। तो डार्क रूम में रखा जाता है और कलर्ड बोटल्स में रखा जाता है, फिलिंग कंप्लीटली। कंप्लीटली फिल करके क्यों रखते हैं? जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक एयर को नहीं ले पाए, कंप्लीटली फिल करते हुए उसको वहां पर हम रखते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको फॉस्जीन को रिमूव करना है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें 0.5 से 1% इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं। दूसरी चीज में यह है कि फॉर रिमूवल ऑफ COCl2, ये फॉस्जीन गैस जो बनी है इसके रिमूवल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज 0.5 to 1% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं, इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन यूज करते हैं
और 0.5 से 1% इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन को यूज करते हैं। एक्चुअल में ये नेगेटिव कैटालाइज का काम करता है। इथाइल अल्कोहल इस प्रोसेस में नेगेटिव कैटालिस्ट का काम करता है। कैसे काम करता है नेगेटिव कैटालिस्ट का? ये जो आपके पास COCl2 ग्रुप होता है, ये COCl2 जो होता है फॉस्जीन, जब आप इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करोगे बेटा, इथाइल अल्कोहल से, तो ये C2H5OH, और इसके मैं 2 मोल यूज कर लेता हूं इथाइल अल्कोहल से। तो इथाइल अल्कोहल से यूज करने पर, इथाइल अल्कोहल को लेने पर, ये C2H5OH था, तो अगर आपने उसके अंदर 0.5 से 1% इथाइल अल्कोहल मिला दिया, तो वो इथाइल अल्कोहल कैसे काम करेगा? वो ऐसे काम करेगा, यहां पर देखना कि यहां से Cl और यहां से H, तो यहां से HCl निकलेगा, और ऐसे यहां से Cl और यहां से H, तो यहां से HCl निकलेगा। तो 2 मोल HCl को निकाल दीजिए और क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा C डबल बॉन्ड O, OC2H5, और यहां पर OC2H5। इसका नाम होता है बच्चों डाई इथाइल कार्बोनेट। इसका नाम होता है डाई इथाइल कार्बोनेट। ये कंपाउंड जो होता है बच्चों, ये नॉन पॉइजनस होता है। ये कंपाउंड जो होता है ये नॉन पॉइजनस होता है। तो अगर हमें इस फॉस्जीन को रिमूव करना है, क्लोरोफॉर्म से अगर इसको हटाना है, तो उसमें स्लाइटली हम 0.5 से 1% अगर इथाइल अल्कोहल को मिला देंगे, तो वो उसको नॉन पॉइजनस डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट इसका, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर मान लो आपको पता नहीं चले कि उसमें फॉस्जीन की इंप्योरिटी है या नहीं है क्लोरोफॉर्म के अंदर, तो हम एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से इंप्योरिटी को चेक कर सकते हैं। तो इंप्योरिटी ऑफ COCl2 कैन बी चेक्ड बाय COCl2 की जो इंप्योरिटी है, अगर वो हमें नहीं पता लगे कि यार क्लोरोफॉर्म में है या नहीं है, तो COCl2 की इंप्योरिटी को चेक करने के लिए आप उसमें क्या कर सकते हो? AgNO3 सॉल्यूशन मिला सकते हो। तो AgNO3 सॉल्यूशन मिला करके उसकी सॉल्यूशन की इंप्योरिटी को आप चेक कर सकते हो। वो क्या करेगा? विच विल गिव वाइट PPT ऑफ AgCl। अगर वहां पर कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 प्रेजेंट है, फॉस्जीन प्रेजेंट है, तो सिल्वर नाइट्रेट मिलते ही आपको AgCl का व्हाइट PPT मिलेगा, जो इस बात को कंफर्म करेगा कि वहां पर COCl2 की इंप्योरिटी प्रेजेंट है। तो उस इंप्योरिटी को हटाने के लिए आप वहां पर उसके अंदर इंप्योरिटी को हटाने के लिए 0.5 से 1% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। इंप्योरिटी को चेक करने के लिए आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, जो AgCl का व्हाइट PPT उसको दे देगा। अब क्या होता है कि अगर आपको CSCl3 जो है ये आपको प्योर कंडीशन में चाहिए, तो CSCl3 को प्योर कंडीशन में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये इसका पहला मेथड था प्रिपरेशन का। दूसरा मेथड इसका प्रिपरेशन का ये हो सकता है कि अगर हमें क्लोरोफॉर्म को अगर प्योर कंडीशन में हमको चाहिए, तो हम उसको क्लोरल से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। ये क्लोरल होता है। क्लोरल जो होता है इसको आप वाटर के साथ मिक्स करोगे, तो मिक्स करने पर ये एक क्लोरल हाइड्रेट बना लेता है। जेम डाइऑल होता है बच्चों, ये जेम डाइऑल होता है। ये जेम डाइऑल है, देखो एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। इन जनरल तो हम क्या कहते हैं कि कार्बन पर जब 2 या 2 से ज्यादा OH लगे होते हैं तो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन बच्चों ये स्टेबल है। क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो क्लोरल हाइड्रेट बना है, ये क्लोरल हाइड्रेट जो बना है ये स्टेबल होता है। स्टेबल, मैं लिख देता हूं, क्लोरल हाइड्रेट जो यहाँ पर बना है ये स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाए तो अनस्टेबल हो जाता है। क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल होता है ड्यू टू
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्लोरल जो हाइड्रेट होता है बच्चों, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। अब अगर आप इससे चाहते हो कि भाई आपको यहाँ पर प्योर क्लोरोफॉर्म मिल जाए, तो आप NaOH मिला करके इसका यहाँ पर डिस्टिलेशन कर सकते हो। NaOH मिला करके इसका डिस्टिलेशन कर सकते हो। जब NaOH मिला करके इसका डिस्टिलेशन करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से आपको CaCl3 लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको प्योर क्लोरोफॉर्म यहाँ से मिल जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म को अगर आपको जैसे मान लीजिए चाहिए, तो पहली प्रोसेस से क्लोरोफॉर्म मिल सकता है, ठीक है, लेकिन उसको आपको प्रोटेक्शन करने के लिए उसको आपको डार्क रूम में रखना होगा, कलर्ड बोटल्स में रखना होगा, कंप्लीटली फिल करके रखना होगा, जिससे कि बिल्कुल एयर जो है उसमें एंटर कर ही नहीं सके, एयर के लिए स्पेस मिलेगा ही नहीं। तो फिर वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगा, पॉइजनस गैस फॉस्जिन कैसे बनेगी। और मान लीजिए कि आप सपोज करिए कि उसमें लाइट भी अगर एंटर कर सकती है, तो वो भी उसके ऑक्सीडेशन को कैटालाइज कर सकती है। तो आप उसको डार्क रूम में रखिए भर करके, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि अगर आपको प्योर क्लोरोफॉर्म चाहिए, तो आप यहाँ से क्लोरल यूज कर लो। उस क्लोरल को जैसे ही आप वाटर के साथ मिक्स करोगे, तो यहाँ से क्लोरल हाइड्रेट बनता है, जो कि स्टेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, लेकिन NaOH के साथ डिस्टिलेट करने पर ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज द सेकंड प्रोसेस टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म। ये सेकंड मेथड होता है इसको बनाने का। तीसरा मेथड काफी आसान है, CCl4 बच्चों, इसको बोलते हैं पायरीन। ये फीवर वगैरह उतारने के काम में आती है। CCl4 पायरीन होती है। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं स्टीम के साथ कराएं इसकी रिएक्शन आयरन, हॉट आयरन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, CCl4 जो होगा ये CaCl3 में कन्वर्ट होगा, और साथ में यहाँ पर मिलने वाला है HCl। तो CCl4 की रिएक्शन H2O से कराने पर क्या बनता है, CaCl3 बनेगा, और प्लस यहाँ पर बनेगा बच्चों HCl बनेगा। ठीक है जी। एक्चुअल में ये Fe+H2O जो है, इसके लिए इसको रिडक्शन के प्रोसेस में काम में आ रहा है, ये रिड्यूस कर रहे हैं एक्चुअल में यहाँ पर अपन। इसका बेटर ये रहेगा कि आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपने Fe के साथ वाटर को यूज किया है, स्टीम को यूज किया है। तो Fe प्लस वाटर यहाँ इसके लिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। स्टीम वाला जो आपने आयरन यूज किया है, हॉट आयरन को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर हॉट आयरन को जब आप यूज करते हो, तो वो CCl4 के रिडक्शन को कैटालाइज करता है, और क्या बनेगा, आप CCl4 का रिडक्शन करोगे तो उससे क्लोरोफॉर्म बनेगा। चौथा मेथड क्या होता है इसका बनाने का, भाई ये तो सभी को पता है, CH4 की रिएक्शन हम कराते हैं Cl2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में। तो पता है ना क्या होता है, जब 1 मोल से रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के CH3Cl बनता है, एक H हटेगा, एक Cl लगेगा, और फिर जो H और Cl थे उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, HCl बना दिया। अब फर्दर यहाँ पर Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, CH2Cl2 मिलेगा। तो यहाँ से मिलने वाला है CH2Cl2 प्लस HCl हो जाएगा फिर से। और इस CH2Cl2 जो आपको मिला, इस CH2Cl2 को फर्दर अगर आप यहाँ पर इसका हेलोजिनेशन कर दो लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरीनेशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा प्लस HCl। और फर्दर अगर आप यहाँ पर फिर से क्लोरीनेशन कर दोगे, तो अब ये CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस CCl4 से फिर बनाने के लिए फिर आपको वही काम करना पड़ेगा, यही स्टीम पास करते हुए आयरन की प्रेजेंस में आपको उसका रिडक्शन करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि 3 मोल Cl2 के आप यूज करो। तो Cl2 के अगर आप 3 मोल्स यूज करोगे, तो पहले मोल से तो आपको CH3Cl मिलेगा, सेकेंड मोल से आपको CH2Cl2 मिलेगा, और थर्ड मोल से आपको CHCl3 मिलेगा। ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका नाम होता है हेलोजिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि
ये जो हेलोफॉर्म होता है, ये क्लोरोफॉर्म होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ CaCl। CaCl3 की केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट तो है बेटा ऑक्सीडेशन, जो आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है इसका। तो आपको बताया था मैंने CaCl3 को जब आप एयर में खुला छोड़ देते हो तो ये एटमॉस्फेरिक एयर से कांटेक्ट में आकर के लाइट की प्रेजेंस में वो कैटालाइज होता है और यहाँ से फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक आपको ये रिएक्शन याद होगी। सेकेंड रिएक्शन है बेटा रिडक्शन। आप CaCl3 को रिड्यूस कर सकते हो और रिड्यूस करने पर क्या मिलेगा, CH2Cl2 भी मिल सकता है, CH3Cl भी मिल सकता है और CH4 भी मिल सकता है। तो इसका हम कर सकते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करोगे, आप यहाँ पर इसके रिडक्शन करने के लिए जिंक की रिएक्शन आप HCl की प्रेजेंस में कर दो। सेकंड यहाँ पर आप कर सकते हो जिंक की रिएक्शन स्टीम की प्रेजेंस में कर दो। और थर्ड यहाँ पर आप कर सकते हो जिंक की रिएक्शन आप HCl की प्रेजेंस में कर दो, लेकिन रिएक्शन आपको करनी है एक्सिस में। रिएक्शन को करना है एक्सिस में। तो फर्स्ट रिएक्शन से तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रिएक्शन से यहाँ पर आपको मिलेगा 1 मोल, मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन मिलने वाले हैं। तो वो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो इस Cl को लेकर के भाग जाएगा और आकर के जुड़ जाएगा इसके साथ, तो बनेगा CH2Cl2 और एक हाइड्रोजन जो अब बचा गया अपने पास वो Cl के साथ जुड़ करके बनाएगा HCl। ठीक है जी। इसके साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा जो CH3Cl, एक्चुअल में यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ से HCl बनता है। और जब एक्सिस में कर दोगे तो आपको पता ही है फिर वो कंप्लीटली रिड्यूस होकर के CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा आपको CH4 प्लस HCl। यहाँ से आपको 2 मोल HCl के मिलेंगे और यहाँ से आपको 3 मोल्स HCl के मिलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन रिड्यूसिंग एजेंट, अगर आप जिंक के साथ HCl को यूज कर रहे हो तो CH2Cl2, और जिंक के साथ अगर आप स्टीम को यूज कर रहे हो तो CH3Cl, और जिंक के साथ HCl को यूज कर रहे हो एक्सिस में तो CH4। ये इसकी रिडक्शन की प्रोसेस होती है। काफी सिंपल है, आप लोगों को देख के अच्छा लग रहा होगा। तीसरी रिएक्शन होती है सिल्वर पाउडर के साथ। CaCl3 जो होता है इसकी रिएक्शन जब हम सिल्वर से कराते हैं, सिल्वर के पाउडर से कराते हैं, तो ये एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है बच्चों, यहाँ पर बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ बन जाएगा AgCl। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, ये ट्वाइस कर दिया और यहाँ से मिलेगा 6, ये हो गया 6 AgCl। ध्यान से देखना जरा कैसे काम होता है। ये CH Cl3 और अपने पास 6 Ag है और फिर ये CaCl3, CaCl3 के 2 मोल थे, ये 2 मोल CaCl3 के हो गए, 6 Ag हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है कि यहाँ से ये 6 Cl और 6 Ag जुड़ करके क्या बनाएंगे, 6 AgCl और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। अब सोचिए जरा, अगर यहाँ पर मैं लेके चलता हूं, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया C और यहाँ पर 3 Cl लगा दिए और यहाँ पर कोई ग्रुप R लगा दिया मान लो। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सिल्वर पाउडर के साथ, इसकी रिएक्शन मैंने सिल्वर पाउडर से करा दी, इसके 2 मोल लेकर के। अब बताओ इससे क्या बनने वाला। अब कह दोगे सर यहाँ पर देखो 6 Ag हैं और यहाँ से 6 Cl हो गए, भाई 2 मोल है ना, 2 के तो 6 हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, इस R और C जो है इसी को डबल करके लिख दो, RC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, और यहां से क्या बन जाएगा 6 AgCl, ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है। चौथी रिएक्शन यहां पर है
ये जो अपना CHCl3 होता है, ये CHCl3 जो होता है, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड तो आप जानते ही हो HNO3 होता है भाई, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं तो यहां से एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन होता है, जो कि हाईली पॉइजनस होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, जो अपने जो कीड़े वगैरह होते हैं तो उन कीड़ों वगैरह को मारने के लिए काम में आता है। इंसेक्टिसाइड होता है, हाईली पॉइजनस होता है, ये नहीं कि आप खुद ही खा जाओ उसको तो डेथ भी हो सकती है उससे। तो पॉइजनस होता है, हाईली पॉइजनस होता है। इसका नाम होता है क्या, क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इसका नाम होता है। तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें H और OH को हटा के H2 बना देना यहाँ से। तो अब समझ गए होंगे क्या करना है। इसके बाद ये कार्बन पर 3 Cl ग्रुप लग गए और ये नाइट्रोजन इससे आकर के जुड़ जाएगा और ये NO2 ग्रुप लग गया और H2 बन ही गया। इसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। इसका दूसरा नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो कि हाईली पॉइजनस है। जो कि हाईली पॉइजनस है और साथ में इंसेक्टिसाइड का काम करता है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ। फिफ्थ रिएक्शन है अपने इसमें क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम एसीटोन से करते हैं तो क्या होता है। ये क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसीटोन के साथ। तो ये तो आपको पता ही है कि कार्बन पर 3 Cl ग्रुप के लगे होने के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर जो H लगा हुआ है इस पे पार्शियल पॉजिटिव लगा सकते हो आप। और ये CCl3 जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। CCl3 माइनस तो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है भाई। कार्बन तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 क्लोरीन ने खींच ली तो कार्बन तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी वो तो और बढ़ गई। तो कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो इसका अटैक होने वाला है, देखो इस पे। ये आपको पढ़ाई था मैंने कि भाई कार्बन इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या बनने वाला है, यहां से ध्यान से देखना, CH3 CCH3, ये तो एज इट इज था। ऊपर O आ रहा है, O पे माइनस चार्ज आएगा और ये CCl3 जो ग्रुप था ये एज इट इज पे आकर के ये जुड़ गया CCl3। हाँ जी, देखिए इसमें तो CCl3 माइनस जो था न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जैसे ही उसकी रिएक्शन हम एसीटोन से कराएंगे तो एसीटोन से करने पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है इस कार्बन पे इसका अटैक होगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या बनेगा, O पे नेगेटिव और नीचे CCl3 आगे लगेगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल था ये इस O पर आकर के लगेगा तो क्या बनेगा, OH। तो ये मैंने यहां से बना दिया इस C पर OH। ये अपना इंसेक्टिसाइड था, ये एक्चुअली मिट गया है, ये इंसेक्टिसाइड ये था। इसका नाम होता है बेटा क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बोलते हैं इसको हम। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम एसीटोन से करते हैं तो बनता है क्लोरीटोन, जो कि क्या होता है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होता है। स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, हिप्नोटिक एजेंट होता है ये। इसको लेने के बाद नींद आने लग जाती है। तो क्लोरीटोन जो होता है एक हिप्नोटिक एजेंट होता है
एक स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होता है, इसका नाम है क्लोरिटॉन। ये कब बनता है? जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं एसीटोन के साथ। 6 रिएक्शन क्या है कि अगर हम एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं, जैसे मान लीजिए अपने पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर हम कराएं CHCl3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो CHCl3 और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में आपको पता ही है कि भाई जो एल्कोहलिक KOH होता है, इसकी मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो भाई CHCl3 जो होता है इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये OH माइनस जो एल्कोहलिक KOH के पास था, इसका अटैक इस पे होगा और इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर होंगे। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा बच्चों CCl3 माइनस, यहां से बनेगा CCl3 माइनस। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया और ये Cl यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां से क्या होगा? तो यहां से ये Cl जो ग्रुप है ये माइनस कर दो, इसको हटा दो यहां से, तो यहां से बन जाएगा CCl2। इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड आपने बनाया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो होमोलाइसिस करते हुए, दोनों पर एक एक फ्री रेडिकल लगा दो। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को इससे जोड़ दो और दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके साथ जोड़ दो, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इससे जुड़ गया जाकर के और दूसरे इलेक्ट्रॉन को इससे जोड़ दो, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? तो यहाँ पर ये बनेगा देखो CH3 CH CH2 और ये CCl2 जो था ये इन दोनों कार्बन से आकर जुड़ गया। ठीक है, अब सोचिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका करने के लिए। ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करानी है हमको CHCl3 के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। CHCl3 के साथ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, तो क्या होगा? अब सिंपली आपको पता ही है कि भाई यहां से तो क्या मिलने वाला है, यहां से आपको CCl2 मिलने वाला है, ये डाइक्लोरोकार्बिन आपको मिलने वाली है जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है, और एल्कीन क्या होती है? न्यूक्लियोफाइल होती है। तो CCl2 को इन दोनों के बीच में लगा दो, इस डबल बॉन्ड को यहां से हटा दो और CCl2 को लगा दो, तो क्या बन जाएगा यहां से? तो यहां से ये बनेगा, डबल बॉन्ड हट गया और इन दोनों कार्बन से किसको ऐड कर दोगे? CCl2 को यहां पर ज्वाइन कर देना, यहां से CCl2 ज्वाइन। तो ये कंपाउंड बनके तैयार होगा इसमें CHCl3 एल्कोहलिक KOH के साथ। एक आप CHCl3 एल्कोहलिक KOH का जो पार्ट है आप ये भी याद कर सकते हो, रिमर टीमान रिएक्शन होती है। आपने यूज किया होगा कि फिनॉल है, इसकी मैकेनिज्म तो आप पढ़ोगे बाद में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन जब हम CHCl3 एल्कोहलिक KOH से करते हैं तो फिर से वही जो इसमें इंटरमीडिएट था डाइक्लोरोकार्बिन, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये प्रोडक्ट इसका होगा OH। एक तो प्रोडक्ट इसका ये होने वाला है और दूसरा प्रोडक्ट इसका ये होने वाला है। ये प्रोडक्ट बनेगा। इसमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर चिलेशन होता है और ये H और O आप देख रहे हो, इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। और इसमें जो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है? CCl2 होता है। वो इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या था? CCl2 था। ये यहाँ पर इंटरमीडिएट था, ये इंटरमीडिएट यहाँ पर काम में आता है CCl2।
आपने देखा ना ये कैसे बनता है कि एल्कोहलिक KOH के अंदर जो OH माइनस आयन है ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेके भागेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वहां से Cl गायब होगा, तो CCl2 ये बन के तैयार हो, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और यही इलेक्ट्रोफाइल की आप इसी से बेंजीन रिंग से रिएक्शन करोगे, फिनॉल से करोगे। आपको पता ही है कि बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लगा हुआ है, और बेंजीन में तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई होती है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। इन दोनों के बीच रिएक्शन होकर के ये यहाँ पर ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, इसका नाम होता है जो ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, ये इसका नाम होता है इस प्रोडक्ट का। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन होती है बच्चों, इसमें 8th रिएक्शन की बात करें, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसको हम हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट ओनली प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। ये टेस्ट ओनली हम किस लिए यूज करते हैं? ओनली प्राइमरी अमाइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आते हैं, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस, इनके लिए काम में लेते हैं। प्राइमरी अमाइन आप यूज करोगे इसमें, जैसे कि मान लीजिए आपने यूज कर लिया बच्चों RNH2, ये प्राइमरी अमाइन है। इसमें भी वही रिएजेंट CaCl3 विद एल्कोहलिक KOH, CaCl3 विद एल्कोहलिक KOH, यहां से साइनाइड बन के तैयार होगा, आइसोसाइनाइड RNC। आपको पता ही है एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये ऑफेंसिव स्मेल का होता है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, ऑफेंसिव स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल का यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनेगा, प्लस यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट होगा वो KCl होगा, प्लस यहाँ पर H2O बनेगा। अगर यहाँ सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन होगा तो वो इस टेस्ट को नहीं देगा। इसमें भी वही इंटरमीडिएट होता है, CCl2 जो डाइक्लोरोकार्बिन है उसी को यहाँ पर हम इंटरमीडिएट की तरह यूज करते हैं, उसको यहाँ पर हम इंटरमीडिएट की तरह यूज करते हैं। वही चीजें यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम। आप इसकी चाहो तो मैकेनिज्म देख सकते हो, देखो RNH2 था तो बच्चों ये तो पता ही है ना आपको, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। और CaCl3 एल्कोहलिक KOH से क्या मिलेगा? CCl2, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे होगा? इलेक्ट्रोफाइल पे होगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो क्या बनेगा यहाँ से? यहाँ से बन जाएगा बच्चों RNH2 प्लस, N पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, और यहाँ पर 2 Cl लग गए, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लग गया। अब आपको पता ही है एल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है, रिएक्शन करने पर बीटा एलिमिनेशन होता है कि नहीं होता है? E2 रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, एक H और एक Cl गायब करोगे, डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच, फिर ये दूसरा हाइड्रोजन और दूसरा Cl हटाओगे तो फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बनने वाला है यहाँ पर? यहाँ बनेगा बच्चों RN ट्रिपल बॉन्ड C, N पर पॉजिटिव चार्ज और C पर नेगेटिव चार्ज। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RN डबल बॉन्ड C, और इसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एल्काइल आइसोसाइनाइड बन के तैयार होता है, जिसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है, जो काफी आक्रामक टाइप की स्मेल आप कह सकते हो, जो आपको अच्छी नहीं लगेगी ऐसी स्मेल होती है। तो ये प्राइमरी अमाइन का टेस्ट होता है। अगर यहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन होता तो ये रिएक्शन नहीं होती। तो हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट जो होता है, या कार्बाइल अमाइन जो रिएक्शन होती है, ये ओनली कौन से केस में होती है? ये ओनली प्राइमरी अमाइन के लिए ही होती है। मतलब प्राइमरी अमाइंस जो होती हैं वो ही ओनली इस टेस्ट को पॉजिटिवली शो कर पाती हैं, बाकी के लिए नेगेटिव टेस्ट है ये। तो ये होती है। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि आयोडो फॉर्म की जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसके लिए अटैच कर देता हूं इसको, देखिए
ये देखिए आप, हाँ जी, आयोडोफॉर्म की रिएक्शंस मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है। आपको पता ही है जब हम CH3 का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है भाई, CH3 का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे बच्चों, जैसे CH3 है, ये CH3 है, जब आप इसका KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करोगे, आप KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन की तरह काम होगा। 3 OH 3 I को हटा देंगे तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन की तरह काम होगा। 3 OH 3 I हटेंगे और उसकी जगह पर 3 OH लग जाएंगे। अब आपको पता ही है जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है क्लोरल हाइड्रेट में, तो वो स्टेबल इसलिए था क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी। तो यहाँ से H2 निकलेगा और H2 निकल के क्या बन जाएगा, यहाँ से H2 निकल के बनेगा HCOH। देखो यहाँ से H2 निकाल दिया मैंने, देखो ये H2 को निकाल दिया है, ठीक है जी। ये दूसरा पेन यूज कर सकते हो। ये देखो मैं दोनों को हटा करके यहाँ से H2 निकाल दिया है, HCOH बन गया। अब इसकी रिएक्शन फर्दर KOH से करोगे तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस वाटर। तो वही तो प्रोडक्ट देखो यहाँ पर, CH3 की रिएक्शन कराओगे किसके साथ, KOH के साथ, तो क्या बनेगा HCO के, पोटेशियम फॉर्मेट बन के तैयार होता है। मैकेनिज्म मैंने आपके सामने लिख दी। HI के साथ रिडक्शन करोगे, रिडक्शन करने पर तो CH3 रिडक्शन करने पर क्या बनेगा, CH2I2 बनेगा। जस्ट याद ही रखना है अपने को। सिल्वर पाउडर के साथ तो आपको पता है 3 आयोडीन, भाई ये 2 मोल आप यूज करोगे, 2 CH3 और 6 Ag, याद करो। तो 6 Ag और 6 I मिलकर के बनाएंगे 6 AgI और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन के तैयार हो जाएगा। आपने की थी क्लोरोफॉर्म के केस में। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करोगे AgI का येलो PPT बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पर AgI का येलो PPT बनेगा। और O2 के साथ अगर आप इसको हीट करोगे तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से तो फॉस्फीन गैस बनती है, जबकि आयोडोफॉर्म के ऑक्सीडेशन करने पर CO गैस बनती है। CO जो गैस है वो बनती है, आयोडीन की वेपर्स बनती हैं और H2O बनता है। ये ध्यान रखना, थोड़ी डिफरेंट रिएक्शन है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करने पर COCl2 प्लस HCl बनता है, जबकि आयोडोफॉर्म के साथ अगर हम उसको ऑक्सीडाइज कर दें एयर में और उसको हीट कर दें तो यहाँ CO प्लस I2 मिलेगा आपको। और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो ये आप इसमें जैसे CH3 की रिएक्शन कराई थी वैसे ही आप यहाँ पर सिंपली CH3 की कर सकते हो और उससे क्या बनेगा C6H5NC। ये एरोमेटिक अमाइन मैंने यूज किया एनिलीन, इसका नाम होता है बच्चों एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन। एनिलीन को यूज किया है, तो एनिलीन के साथ आयोडोफॉर्म और KOH की रिएक्शन कराने पर एल्कोहलिक KOH की, तो यहाँ से C6H5NC, इसका नाम क्या होगा फिनाइल आइसोसाइनाइड या फिनाइल कार्बाइल अमाइन भी कह सकते हो इसको आप। तो ये बन के तैयार होगा यहाँ पर। तो ये था आयोडोफॉर्म की रिएक्शंस में। तो ये अपना प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोफॉर्म कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में आपको होपफुली ये सब कुछ समझ में आया होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि रिएक्शंस आपके लिए कितनी अच्छी तरह सिंप्लीफाई हो पाए। बाकी तो अगर आप रिवीजन करोगे और बार बार इन चीज़ों को रिपीट करोगे, बार बार चीज़ों को पढ़ते रहोगे, तो ही ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आपको याद रह पाएंगी। तो बेटर यही होगा कि आप बार बार पढ़ते रहें और अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग जो है आप आपकी जो मॉड्यूल या वर्कबुक आपको मिला है उसको आप सॉल्व करते रहें, जैसे कि नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर आपको बेटर इस टॉपिक में कमांड मिल सकती है, अच्छी कमांड आपकी हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।